हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो त्योहारों का मौसम चल रहा है और मैं अपने चैनल में त्योहार की कई रेसिपीज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आज की रेसिपी भी उनमें से ही एक है। गणपति बप्पा के विराजने का टाइम नजदीक आता जा रहा है और सभी घरों में गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो मैंने भी आज आपके साथ में एक भोग प्रसाद की रेसिपी शेयर करनी है जो कि गणपति बप्पा को बहुत फेवरेट है, वो है मोदक। तो मोदक मैं कैसे बनाने वाली हूँ स्टार्टिंग से आप देखिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई जो होगी ना, नॉन स्टिक लीजिए या एनोडाइज्ड वाली लीजिए, स्टील वाली ना लीजिएगा वरना थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो मैंने यहाँ पर एनोडाइज्ड वाली कढ़ाई ली है और इसमें मैं डालने वाली हूँ चीनी। तो ये जो मैं तगार बना रही हूँ या बूरा शक्कर जिसको कहते हैं, वो पानी और चीनी का रेशियो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, तब बहुत आसानी से तगार बन जाती है। और मार्केट में कई बार क्या होती है, बहुत गंदी तगार मिलती है या कई बार घर में नहीं होती है, मार्केट नहीं जा सकते, तो घर पे हम इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी तगार बनाया जाएगा तो इसमें जो रेशियो होता है चीनी और पानी का, वो 1:3 होता है, यानी कि चीनी इसमें 3 भाग होना चाहिए और पानी इसमें 1 भाग होना चाहिए। तो कोई भी कटोरी से, कप से, ग्लास से आप मेजर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये कटोरी ली है, इससे मैं मेजर करने वाली हूँ। तो ये मैंने 3 कटोरी इसमें चीनी ले ली है और 3 कटोरी चीनी लेने के बाद इसमें मैं डालने वाली हूँ 1 कटोरी, सेम कटोरी की माप है, 1 कटोरी से मैं यहाँ पर पानी डाल दे रही हूँ। बिल्कुल इस रेशियो से बनाएंगे ना तो कभी आपकी तगार बनाने में परेशानी नहीं होगी। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अभी जब तक शुगर मेल्ट नहीं होती ना, तब तक इसको हम लो फ्लेम पर मेल्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसकी फ्लेम को कैसे रखना है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको मेल्ट करते चले जाएंगे, बीच बीच में चलाते जरूर जाइएगा वरना क्या होती है, शुगर नीचे से चिपकने लगती है। तो इसको पहले मैं मेल्ट कर लेती हूँ। लगभग 2 से 3 मिनट में ये शुगर पूरे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए पूरी मेल्ट हो चुकी है। लो फ्लेम पर या लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको अच्छे से मेल्ट कर लिया है। और अब इसके बाद ना फ्लेम को हम कर देंगे बिल्कुल हाई, और हाई फ्लेम पर ना इसको लगातार चलाते चले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसको चलाना हमको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और फ्लेम पे को हाई पे ही करना है। और इसमें ना 1 तार 2 तार देखने की जरूरत नहीं है कि चेक करें हम बार बार। मैं आपको बताऊंगी कि किस कंडीशन तक इसको पकाना है और अंदाजे से ना लगभग जब तक मेल्ट हो जाती है ना शुगर, उसके बाद 5 से 6 मिनट इसको पकाना है। उसके बाद की प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसको चलाना नहीं छोड़ना है। सिर्फ 5 से 7 मिनट की बात है, उतने में तगार बनकर तैयार हो जाती है, जो हम मार्केट से इतनी कॉस्टली कॉस्टली खरीद के लेके आते हैं। तो घर पे बनाना बहुत आसान है। बस इसको मैं चलाते चली जा रही हूँ, फ्लेम को हाई। बस 2 चीजों का ही हमको ध्यान रखना है। तो ये देखिए लगभग 1.5 से 2 मिनट हो चुका है मेरे को इसको लगातार चलाते हुए। आप देख पा रहे हैं कितने सारे बबल्स आ रहे हैं और चीनी ना काफी गाढ़ी सी होती चली जा रही है। अब इसी स्टेज में हम एक तैयारी और कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने निकाल लिया है घी। तो इसमें ना अब लगभग 1 मिनट के बाद हम घी डालेंगे और उसके बाद इसकी कंडीशन आप देखिएगा। बहुत आसान है तगार बनाना। और मैं आपको बताऊं कि मैं क्यों बना रही हूँ। वैसे तो मैं कई बार बनाती रहती हूँ बीच में, लेकिन सच बताऊं मैं मार्केट से बहुत बार लेके आती हूँ तगार, तो अच्छी क्वालिटी की लेके आती हूँ। तो आज क्या है, आपको पीछे बैक में दिख रहा होगा मेरे यहाँ का मौसम। तो मैंने बोला कि अब तो आज बहुत मुश्किल है, बनाना था मुझे रेसिपी, मोदक जरूर से बनाने थे। तो मैंने सोचा कि घर में तगार बना लेते हैं। घर पे नहीं थी बूरा शक्कर बिल्कुल भी, इसलिए मैंने ये रेसिपी भी आपके साथ में सोचा कि शूट कर लेती हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है। अभी तो सर्दियों का मौसम आ रहा है, तरह तरह के लड्डू बनाए जाते हैं जिसमें कि बूरा शक्कर यूज की जाती है, इसलिए मैंने ये रेसिपी भी आपके साथ में शेयर करना उचित समझा। तो ये देखिए काफी अच्छी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये किस कंडीशन में है। तो ये देखिए ये काफी गाढ़ा सा हो चुका है, बहुत ढेर सारे बबल्स आ रहे हैं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल हाई पे ही रखा हुआ है। और अब इस कंडीशन में मैं इसमें मिलाने वाली हूँ 1 चम्मच घी। तो घी मिलाने से क्या होता है, जो बूरा शक्कर बनती है ना वो बहुत सॉफ्ट बनती है। इसके जो दाने रहते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनते हैं। और अब इसके बाद इसको हम चलाते चले जाएंगे जब तक कि ये अच्छे से सॉलिड फॉर्म में ना आना लग जाए। और आप देखेंगे घी मिलाने के बाद देखिए कितने ज्यादा बबल्स बढ़ गए हैं। बहुत तेजी से बबल्स की संख्या बढ़ जाती है, अच्छे तरीके से ये उबलने लगती है और जो बूरा शक्कर बनेगी वो बिल्कुल नरम सॉफ्ट दाने की बनती है। तो बस चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब इस स्टेज में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसको चलाना, हम इसको चलाते चले जाएंगे।
और अब देखिए मिश्रण कितना गाढ़ा हो चुका है। इतनी स्टेज तक हमको इसको गाढ़ा करना है। इसके बाद ये जब इतना गाढ़ा हो जाए ना, तब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। देखिए मैंने फ्लेम को ऑफ किया है, उसके बाद भी मैं इसको चलाते चली जा रही हूँ और आप देख पाएंगे कि ये धीरे धीरे करके अपने आप सॉलिड होना शुरू हो जाता है। अगर आपने इसको चलाना छोड़ दिया ना तो इसके डल्ले बन जाएंगे, फिर इसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा। तो इसको मैंने फ्लेम बंद करने के बाद में भी चलाते चले जाना है और इसके जो ये डलियां बनती जाएंगी अगर, तो इनको हमको फोड़ते चले जाना है। देखिए कितनी बढ़िया तगार शुगर बनके तैयार होती चली जा रही है। आप देख पा रहे हैं कितनी शानदार शुगर बनकर तैयार हुई है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी तगार घर पे बनकर तैयार हो जाती है गाइस। अब इसके लिए हम लोग बैठे रहते हैं, कई बार मैं तो बैठी रहती हूँ कि मार्केट से लाएंगे तब बनाएंगे, कई बार ऐसा हो जाता है। पर अभी तो गणपति बप्पा के लिए प्रसाद बनाना ही था मुझे, इसलिए मैंने आज ही इसको बना के तैयार किया। इसको फटाफट से मैं अब स्लैब के ऊपर रखूंगी और स्लैब के ऊपर रखने के बाद में भी ना इसको हमको चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अदरवाइज ये जो है ना, ये देखिए इसकी डलियां बनना शुरू हो जाती हैं। इसको हमको चलाते जरूर से रहना है जिससे कि इसकी डलियां बनने ना पाए। ये देखिए इसकी जो डलियां अगर बन भी रही है ना, उनको इमीडिएट फोड़ते चले जाइए, इसलिए इसको चलाना जरूरी होता है जब तक ये थोड़ी सी ठंडी ना हो जाए। तो यहाँ पर इस तगार को मैंने या बूरा शक्कर को इस तरीके से चलाते हुए ठंडा कर लिया है। देख पा रहे हैं आप इसके दाने कितने खिले खिले बने हैं और ये घी के कारण होता है कि ये दाने बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। अब हम कितना भी चलाएंगे ना, ये छोटे छोटे कभी कभी ये डल्ले बन ही जाते हैं। ये देखिए इस तरीके के जितना भी चलाते जाएं, लेकिन ये मार्केट वाले में भी इवन आता है, लेकिन हम चूंकि घर पे बना रहे हैं इसको फोड़ते तो चले जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में भी अगर आपको लगे ना कि कुछ डल्ले रह गए हैं, वो नहीं फूट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको एक मोटी छेद वाली छन्नी से छान लेंगे, जिससे कि बिल्कुल इवन साइज के हमको दाने मिल जाएंगे और जो मोटे दाने रहेंगे उनको बाद में हम मिक्सी में चला सकते हैं। तो बस इसको अभी पहले ना थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, अभी भी बहुत ज्यादा गर्म है ये। तो ये तगार अब काफी ठंडी हो चुकी है, पूरी तरीके से तो ठंडी नहीं हुई है पर काफी ठंडी हो चुकी है। पर इसमें जो थोड़े थोड़े पीसेस दिख रहे हैं ना, उसको खत्म करने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, इसको छानने वाली हूँ ताकि सारे जो इसके दाने हैं ना वो एक जैसे रहें, एक जैसे साइज के रहें। तो यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली है, थाली में लगा लिया है एक स्ट्रेनर, जिसमें कि ये देखिए छेद इस तरीके के हैं, बहुत बड़े भी नहीं और बहुत छोटे भी नहीं, और इसमें डाल के हम इसको छानते चले जाएंगे जिससे कि बिल्कुल इवन साइज के सारे दाने हमको मिल जाएंगे। ये देखिए बड़े साइज के दाने इसी में रह जाते हैं, आप चाहें तो इसमें से भी फोड़ सकते हैं अगर जितने फूट रहे हैं। तो ये जो पीसेस बच रहे हैं ना बड़े वाले, इनको हम क्या करेंगे, मिक्सी में चला लेंगे और फिर इसको हम पीस लेंगे। तो वो अलग से इस काम में आ सकते हैं, किसी भी चीज में, लड्डू में ही डाल सकते हैं आप, दरदरा से पीस लीजिए। और नीचे देखिए इस तरीके के साइज की तगार मिल गई है। ये देखिए कितनी शानदार बूरा शक्कर बनकर तैयार हुआ है। आपको ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ पास से, ये कितने बढ़िया फाइन पार्टिकल्स शक्कर के हमको मिले हैं। ये बूरा शक्कर के बहुत शानदार घर पर तैयार हो जाती है, बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से। देखिए कितने शानदार दाने हैं, बहुत ही बढ़िया बूरा शक्कर बनकर तैयार हो चुकी है। और अभी ये बूरा शक्कर मैंने किसी प्रॉपर मेजरमेंट से नहीं बनाई थी, मेजरमेंट से मतलब जितना मेरे को लड्डू बनाना है उतनी ही बूरा शक्कर नहीं बनाई थी, मैंने ज्यादा बनाई थी। तो ये जब ठंडी हो गई अच्छे तरीके से, तो मैंने इसको एक अच्छे एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करके रख लेना है, और जितनी शक्कर हमें लड्डू के लिए चाहिए उतनी हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हमारी तगार या बूरा शक्कर बन चुका है। इसको मैंने एक एयर टाइट डब्बे में भर के रख लिया है। और चलिए दूसरा काम करते हैं। तो सेम कढ़ाई मैंने ली है और इसको गैस को ऑन कर लेंगे, और यहाँ पर मैंने लेना है बेसन। तो बेसन के लड्डू मैं बना रही हूँ, या मोदक जिसे कह सकते हैं। तो बेसन के लड्डू बनाने का रेशियो ये होता है कि जितना हम बेसन लेंगे उसका आधा हम बूरा शक्कर लेंगे और बूरा शक्कर का भी आधा हम घी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने, आप कोई भी कटोरी, कप या ग्लास मेजरमेंट के लिए ले सकते हैं। तो मैंने सेम कटोरी यूज कर रही हूँ जो मैंने तगार के लिए इस्तेमाल की थी। तो यहाँ पर मैं इसको मेजर कर ले रही हूँ। बेसन मेरा चक्की का पिसा हुआ है, मार्केट का पिसा हुआ नहीं है, थोड़ा सा दरदरा सा ही है, तो मैं इसी बेसन को इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका बिल्कुल चिकना वाला बेसन है ना, तो आप उसमें थोड़ा सा सूजी मिला लीजिए। आधा कटोरी, लगभग 3 कटोरी अगर आप बेसन लेते हैं तो आधा कटोरी आप उसमें सूजी मिला सकते हैं, जिससे कि वो दरदरा हो जाएगा। तो ये देखिए 1 कटोरी बेसन लिया है मैंने,
पर बेसन डालने के पहले मैं क्या कर रही हूँ, इसमें घी डालने वाली हूँ। तो ये लगभग 3/4 कटोरी मैंने घी लिया है। घी अभी मैं पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि कम घी में हम बनाने की कोशिश करेंगे तो कम घी में हेल्दी लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो इसमें से ना अभी मैंने आधा ही घी इसमें डाला है। घी को हम गर्म होने देंगे और घी गर्म होता रहेगा, लो फ्लेम कर दी है मैंने, और इसमें हम साथ साथ में बेसन डालते जाएंगे। तो ये मेरा 1 कटोरी बेसन हुआ। बेसन ना मैं इकट्ठा छान के रख लेती हूँ, इसलिए छानने की जरूरत नहीं है। अगर बेसन आपका छना हुआ नहीं है तो इसको छान के जरूर से डालिएगा। मैं यहाँ पर बना रही हूँ 3 कटोरी बेसन के लड्डू। तो ये 2 कटोरी हो गया और ये 3 कटोरी। तो यहाँ पर ये 3 कटोरी बेसन मैंने डाल दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको भूनते चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको भूनते जाइए। वरना क्या होता है कि बेसन ना कच्चा कच्चा सा ऊपर से तो सिक जाता है, लेकिन उसका जो कच्चापन रहता है ना वो नहीं जाता है और गले में चिपकता भी, मुंह में चिपकता भी है। जब हम खाते हैं ना लड्डू तो वो मुंह में चिपकता भी है। और इसी चिपकने से बचाने के लिए ना मैंने बूरा शक्कर बनाई है। अगर आप पिसी हुई शक्कर से लड्डू बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, अगर आप शक्कर को यूं ही पीस के लड्डू बनाएंगे ना तो वो जो लड्डू बनता है ना वो चिपचिपा सा बनता है और गले में चिपकता भी है। वो मतलब मजा नहीं आता उसको खाने में। पर इस तरीके से बूरा शक्कर से बनाएंगे ना तो बहुत दानेदार लड्डू बनकर तैयार होता है। और लड्डू का जो बेसन होता है वो भी थोड़ा मोटा बेसन होना चाहिए। तो या तो चक्की से पिसा हुआ बेसन लेके आइए मोटा वाला, और वरना आप इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच सूजी मिला सकते हैं। थोड़ी सी सूजी मिला दीजिए तो बढ़िया दानेदार लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो बस इसको धीमी आंच पे मैंने भूनना शुरू कर दिया है। ये देखिए बेसन सिकता चला जा रहा है धीरे धीरे करके और काफी फूल भी गया है। बेसन जैसे जैसे सिकता है ना वैसे वैसे वो फूलता चला जाता है। पर अभी इसमें घी काफी कम है, घी मैं इसमें डालने वाली हूँ। इसको मैंने चला दिया और बीच बीच में चलाती जा रही हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे सेक रही हूँ। इतने बीच में मैं यहाँ पर कुछ इलायचियों को क्रश कर लेती हूँ जिससे कि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इलायची मैंने कूट ली है और यहाँ पर बेसन में मेरे को घी काफी कम लग रहा है क्योंकि अभी हमने ना आधा ही घी डाला। तो मैं इसमें और थोड़ा सा घी डालने वाली हूँ। घी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते चले जाएंगे क्योंकि इकट्ठा डाल दें तो फिर उसको कम नहीं किया जा सकता। थोड़ा थोड़ा हम डालते चले जाएंगे, लगेगा तो हम बाद में डाल लेंगे। यहाँ पर बेसन को भूनते हुए मुझे लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख पा रहे हैं कि मिश्रण काफी गीला हो गया है। तो बेसन एक्चुअली क्या होता है, जब हम भूनना स्टार्ट करते हैं ना घी में तो वो एकदम से घी को एब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सूखा सूखा सा मिश्रण है। पर घी को एक्स्ट्रा ना डालिएगा, जो रेशियो है उतना ही डालिएगा क्योंकि जैसे जैसे वो भूनता जाता है ना घी को रिलीज करता चला जाता है जितना उसने एब्जॉर्ब किया है। तो देखिए मिश्रण धीरे धीरे करके ढीला होना शुरू हो गया है। तो भूनते भूनते बेसन का कलर बहुत अच्छे तरीके से चेंज होता जा रहा है। पर एक्चुअली जितना घी छोड़ना चाहिए, रिलीज करना चाहिए, उतना घी नहीं रिलीज हुआ, मिश्रण उतना ढीला नहीं हुआ है। उसका कारण ये है कि हमने इसमें घी जितना डालना है उतना डाला भी नहीं था। तो यहाँ पर लगभग 2 चम्मच घी बचा हुआ है। मैं इस घी को भी अब इसमें डाल देने वाली हूँ जिससे कि मिश्रण बहुत अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो। तो चूंकि हमको लड्डू बांधने हैं ना, तो लड्डू बांधने के समय इसमें पर्याप्त घी होना चाहिए। अगर घी कम होगा ना तो फिर मुश्किल हो जाती है बांधने में। तो ये मैंने पूरा घी डाल दिया है और अब देखिए मिश्रण एकदम ढीला सा हो चुका है। इसको हम भूनते चले जाएंगे। लड्डू का एक्चुअली मिश्रण इसी तरीके का होना चाहिए। और अगर हम बर्फी बना रहे होते ना, बेसन की चिक्की बना रहे होते, तब अगर थोड़ा कम घी भी रहेगा ना तो भी चल जाता है। लेकिन लड्डू बांधने के लिए हमको प्रॉपर घी चाहिए ही चाहिए था, इसलिए मैंने फिर पूरा 3/4 कटोरी घी डाल दिया है इसमें। अब लगभग 15 से 17 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए और बेसन काफी अच्छे से फूल चुका है, देख पा रहे हैं आप। और चक्की का पिसा हुआ था तो देखिए बिल्कुल दानेदार सा बेसन है, इसमें हमने कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दिया है। पर अब मैं इसमें ना थोड़ा सा इसको ट्रीट करने वाली हूँ जिससे कि और दानेदार बन जाए। हमने इसमें सूजी भी नहीं मिलाई है। अब क्या करेंगे, इसमें ना जब अच्छे से भून चुका है, लगभग पूरा भून चुका है, तो थोड़ा सा इसमें 2 चम्मच पानी के छींटे देंगे। ये देखिए किस कदर ये फूलता है, इसके कारण ना ये और दानेदार हो जाता है। तो इस तरीके से आप 1-2 बार ये ट्रीटमेंट इसको दे सकते हैं।
जिससे कि बेसन और बढ़िया सा दानेदार हो जाएगा। और बस एक बार मैं इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा और देने वाली हूँ, ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि हमारा बेसन वैसे ही ऑलरेडी दानेदार था, इसको ज्यादा दानेदार बनाने की जरूरत नहीं है। और बूरा शक्कर मिलाएंगे तो वैसे ही लड्डू बढ़िया दानेदार बनेंगे। अच्छा, इसमें मैं बिल्कुल मार्केट की तरह से लड्डू बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स कुछ भी नहीं ऐड किए हैं। आप चाहे ना तो इसी स्टेज में या इससे समझ लीजिए 2-3 मिनट पहले बेसन के साथ में ही ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। वो घी और बेसन के साथ में बढ़िया रोस्ट हो जाएंगे ड्राई फ्रूट्स। अलग से कच्चा डालने की जरूरत नहीं है या अलग से सेक के डालने की जरूरत नहीं है। बेसन के साथ में ही एंड में उसको 2-3 मिनट भून लीजिएगा तो बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट सीख जाते हैं। पर आज मैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ। बस इसको बस 1 मिनट की कसर और रह गई है, 1 मिनट में इसको और भूनूंगी। 1 मिनट में ये बढ़िया भून के तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा बेसन बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। इसको भूनने में ना लगभग 18 से 20 मिनट लगे, तो थोड़ा सा धीरज का काम होता है। वो भी बेसन कम था तो इतना टाइम लगा, और अगर बेसन की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो और ज्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल लो फ्लेम पे, क्योंकि हमको बेसन को भूनना पड़ता है। बहुत अच्छा कलर आ चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पूरे घर में, किचन में क्या पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है। और बस अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए, लगभग 1 मिनट के लिए यूं ही चलाते रहेंगे, वरना नीचे से जल जाएगा। और या तो फिर आप बर्नर में से हटा लीजिए। बर्नर में से हटाने के बाद में भी इसको थोड़ी देर चलाइए, वरना नीचे तली में से ज्यादा भुन जाएगा। और बस इसको अच्छे से हम ठंडा कर लेते हैं। बेसन अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है और अब इसमें मिलाएंगे हम मिठास। तो यहाँ पर चूंकि 3 कटोरी मैंने बेसन लिया था, तो 1.5 कटोरी में यहाँ पर बूरा शक्कर इसमें ऐड करने वाली हूँ। बट लेकिन आपकी चॉइस है, अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी ज्यादा चीनी ऐड कर सकते हैं या बूरा शक्कर ऐड कर सकते हैं, और कम मीठा खा सकते हैं तो इससे कम कर सकते हैं। साथ में जो इलायची पाउडर हमने कूट के रखा था वो भी मैंने डाल दिया है। फ्रेश इलायची पाउडर डालेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अदरवाइज आप अगर पाउडर बना के रखते हैं वो भी डाल सकते हैं। और स्पैचुला से मिक्स किया, पर ये बिल्कुल खेल जैसा होता है। स्पैचुला मैंने हटा दिया, उसे ढंग से मिक्स नहीं होता है, हाथ से ही मैंने अच्छे से मिक्स किया। और बस इसके हम लड्डू बांध देंगे। तो ये रेसिपी तो मैं अच्छे प्रॉपर घी में मैं आपको बनाना बता रही हूँ। आगे मैं आपके साथ में ना कम घी के लड्डू भी किस तरीके से बनाए जाते हैं, कैसे बांधे जाते हैं, वो जरूर से कुछ दिनों के बाद में वो रेसिपी शेयर करूंगी। बस उसमें थोड़ी सी ट्रिक के साथ में अगर बांधा जाए ना तो कम घी के भी लड्डू बहुत आसानी से बन जाते हैं। और ये मैं लड्डू बनाती चली जा रही हूँ नॉर्मल, क्योंकि ये तो अच्छे घी के हैं ना तो बहुत आसानी से एक हाथ से बन जा रहे हैं। पर अगर कम घी के बनाए जाते हैं ना तो दोनों हाथ से उनको बांधना पड़ता है। और मैंने नॉर्मल लड्डू बना लिए हैं, साथ में अब गणपति जी के मोदक भी बना रही हूँ। मोदक वो भी थे, पर जो प्रॉपर मोदक का शेप होता है, जो मोल्ड वगैरह मिलते हैं ना, तो ये मोल्ड मैंने ऑनलाइन ही खरीदा था। आजकल हर किसी शॉप में भी मिल जाता है, उससे मैं ये मोदक बनाने वाली हूँ। सारे पूरे मोल्ड में मैंने ये कटे हुए पिस्ता फैला दिए हैं ताकि लुक अच्छा आ जाए। और फिर इसको इस तरीके से भर लेंगे। और अगर मेरे को पिस्ता नहीं डालने होते ना तो मैं डायरेक्ट यहाँ ऊपर से ही इसको फिल कर देती, दबा दबा के फिल कर देंगे, अपने आप मोदक का शेप आ जाता है। बहुत शानदार मोदक बनके तैयार हो जाते हैं। और चूंकि मुझे ये मोदक भी बनाना था ना तो इसमें तो प्रॉपर घी जरूरी होता है, तभी अच्छे से बंधा हुआ दिखता है, इसलिए मैंने इसमें पूरा पूरा घी डाला है। और ये देखिए गणपति बप्पा के ये मोदक बनकर तैयार हो चुके हैं। कितना शानदार क्यूट सा मोदक लग रहा है ना। तो इस तरीके से इस गणपति बप्पा के आगमन पे भी आप तैयार कर सकते हैं मोदक को। कई तरीके से मोदक बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इस गणेश महोत्सव में या गणपति महोत्सव में इसे तैयार भी करेंगे और भोग भी लगाएंगे। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मोदक अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और दानेदार है वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और गणपति महोत्सव की आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।